Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 14 चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका पार्ट 9 ले रहे हैं, जिसमें हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को देखेंगे, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जल्दी बताओ? गिल्स, ट्रैकिया, नॉर्मल बॉडी सरफेस और लंग्स। जितने भी आपके सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किसके थ्रू करते हैं? नॉर्मल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? फाइलम पॉलीफेरा से फाइलम एनेलिडा के मेंबर में देखने को मिलते हैं। गिल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक मॉलस्क, फिशेस किसके थ्रू करती हैं? गिल्स के थ्रू करती हैं। ट्रैकिया कहाँ देखने को मिलता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर में। स्पाइडर, इंसेक्ट, इनमें क्या मिलता है? ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है। लंग्स कहाँ देखने को मिलते हैं? जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। हम में भी क्या मिलते हैं? लंग्स मिलते हैं और हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पासेस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर नॉस्ट्रल से ब्रोंक्यूल्स तक जा रही है, और लंग्स के बारे में पढ़ा। लंग्स के अंदर क्या मिलती है? एल्वियोलाई, और वहीं पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा। ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर किस तरीके से अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर किस तरीके से बाहर जा रही है, यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रहा है। फिर हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखा कि एल्वियोलाई साइड में किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और टिश्यू साइड में किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखा कि ऑक्सीजन किस तरीके से एल्वियोलाई से टिश्यू के पास जा रही है और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई तक जा रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एंड में हम क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। बच्चों, हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारा रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप ब्रीथिंग कैसा है? इनवॉलेंट्री है। भाई, हम रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा घटा सकते हैं ना, बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना। मैं ऐसे आसपास एटमॉस्फेयर में चली गई जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो मेरी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, है ना। तो मेरा रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? इनवॉलेंट्री है। मैं अपनी रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा घटा सकती हूँ, मेरी बॉडी की डिमांड क्या है इस अकॉर्डिंग, ठीक है। मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बच्चों कहाँ होता है? मेड्यूला में, मेड्यूलरी रीजन में। मेड्यूला कहाँ होता है? ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ? हाइंड ब्रेन में, है ना, पीछे वाले ब्रेन का पार्ट है ना। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। तो मेड्यूला जो आपका है ना वो कैसा है? मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलेंगे। इसके अलावा पोन्स भी बच्चों क्या है आपका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब ये सिग्नल को लेता है और मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेज देता है और रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाता घटाता रहता है, ठीक है। मेन आपका क्या है? मेडुलरी रीजन है, जिसे मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोला जाता है। इसके अलावा पॉन्स क्या है आपका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो कि सिग्नल भेजता है मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को और रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इस डायग्राम में आपको हाइंड ब्रेन दिखाया गया है ना, जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड से लगा हुआ रहता है। यहाँ से नीचे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है ना, वर्टिबल कॉलम है ना यहाँ से, ठीक है। तो पॉन्स क्या है आपका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो कि मेडुला को सिग्नल भेजता है कि रेस्पिरेशन की रेट को अब बढ़ाना है, अब घटाना है। मेडुला आपका क्या है? मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। इसी के पास क्या होता है? इंस्पायरेटरी सेंटर होता है और एक्सपायरेटरी सेंटर होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हमारी बॉडी में कीमोसेंसिटिव सेंटर मिलते हैं, जो कि किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए। ये डिटेक्ट करते हैं बॉडी में कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, हाइड्रोजन आयन कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग सिग्नल भेजेंगे मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भाई अब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, अब इंस्पायरेशन की रेट बढ़ाओ और इनको बाहर निकालो। किनको? कार्बन डाइऑक्साइड को,
ठीक है भाई, आपका मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन सा है? मेडुला। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन सा है? पॉन्स, जो कि मेडुला के पास ही रहता है और सिग्नल भेज देता है मेडुला को। इसके अलावा कीमोसेंसिटिव सेंटर मिलते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी बच्चों हमारे हार्ट में मेन आर्टरी कौन सी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है? एओर्टा बोलते हैं ना, एओर्टा बोलते हैं। तो एओर्टा में भी क्या होता है? एओर्टिक आर्क मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ट में कैरोटिड आर्टरी मिलती है जो कि हार्ट सेल को ही ब्लड देने का काम करती है। भाई हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो वहां पे कौन देता है? कैरोटिड आर्टरी देते हैं। ये दोनों आर्टरी क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। किन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लिए। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड H+ आयन के लिए सेंसिटिव रहते हैं और सिग्नल भेज देते हैं किनको? अगर इनमें चेंज होता है तो किनको भेजेंगे? मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और रेस्पिरेशन की रेट बढ़ा घटा सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? मेडुला के बारे में पढ़ा। क्या है आपका मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? पॉन्स क्या क्या है आपका? कीमोटैक्सिक सेंटर है जो कि सिग्नल भेजता है आपके मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी मेडुला का। कीमो सेंसिटिव सेंटर क्या होते हैं? किसके लिए सेंसिटिव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लिए। इसके अलावा हमारे हार्ट में भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, ये भी सिग्नल लेते हैं और किसके लिए सेंसिटिव रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड H+ आयन के लिए। अभी तक हमने क्या देखा? जो सेंटर है, जो सेंसिटिव सेंटर है, ये किसके लिए सेंसिटिव है? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लिए। तो इनका रोल ज्यादा है रेस्पिरेशन में। भाई इनका अमाउंट बढ़ेगा तो हमारी इंस्पायरेशन या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में रोल नहीं है ऑक्सीजन का, मतलब रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। मतलब ऑक्सीजन के लिए कोई सेंसिटिव एरिया नहीं है हमारे लंग्स में। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? अब हम क्या देखते हैं बच्चों? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। देखो, हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, पर ब्रीथ हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं? 500 ml, और 500 ml ही एक्सपायर कर रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देख रहे हैं। बच्चों नॉर्मल हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, पर ब्रीथ हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं? 500 ml, है ना। इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं। कई लोगों में क्या होता है? इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की रेट कम हो जाती है डिजीज की वजह से। तो इन डिजीज के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। पहला डिजीज क्या है? एज्मा। एज्मा बहुत कॉमन है, आसपास के लोगों में आपको देखने को मिल जाएगा। एज्मा में क्या हो जाता है? लोगों को एलर्जी हो जाती है। ठीक है, वो एलर्जी किन किन से हो सकती है? किसी पॉलन से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, फूड आइटम से हो सकती है, या स्मोकिंग से हो सकती है। इसमें क्या होता है? जो इनर वॉल ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है ना, वहां पे इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। अंदर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ट्यूब्स के अंदर सरफेस एरिया कम हो जाएगा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, तो जिसमें जब वो सांस लेते हैं ना तो विस्लिंग जैसी साउंड आती है। ऐसे जैसे नॉर्मल हम कर रहे हैं तो नॉर्मल ही आ रही है, पर एस्मा जिन लोगों को होता है वहां पे क्या होता है? अगर वो डस्ट पार्टिकल के आसपास चले गए तो उनमें इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। कहाँ पे? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इनर सरफेस पे, जिसकी वजह से जब वो सांस लेते हैं तो विस्लिंग जैसी साउंड आती है। ठीक है, इसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? आप कुछ ऐसे केमिकल्स ले सकते हैं एलर्जी के वक्त जो आपके इन्फ्लामेशन को कम कर दे। नेक्स्ट डिजीज क्या है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में भी क्या होगा? इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाएगी। कहां पे? इनर वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। सरफेस एरिया कम होगा तो ऑक्सीजन उतने अमाउंट में टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना। नॉर्मल पर्सन में तो क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा है तो अच्छी खासी अमाउंट में ऑक्सीजन टिश्यूज तक और लंग्स तक पहुंचती है। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाइटिस में तो क्या होता है? उतने अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो क्रोनिक डिसऑर्डर हो जाता है। क्रोनिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होगा? कंटिन्यूअसली कफ होने लग जाती है। भाई ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो किसी तरीके से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे, तो इनमें क्या होता है? कंटिन्यूअसली कफिंग होने लग जाती है। कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो? भाई स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग को छोड़कर ब्रोंकाइटिस से प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज क्या है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा भी क्या है? आपकी लंग डिजीज है जिसमें एल्वेलाई की जो इनर मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लग जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। नॉर्मल पर्सन में एल्वेलाई आपको ऐसे दिखती है, जिनमें एम्फाइसीमा हो जाती है वहां पे क्या होता है? उनकी जो एल्वेलर डक्ट है और जो एल्वेलर वॉल है
वो डैमेज होने लग जाती है। डैमेज होने लग जाएगी तो ऑक्सीजन उतनी अंदर नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी लंग्स के अंदर यानी एल्वेओलाई के अंदर, तो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये कैसा डिजीज है बच्चों? आपका क्रॉनिक है। क्रॉनिक मतलब जो धीरे 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 डेवलप होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनमें धीरे धीरे साइमल्टेनियसली क्या होता है, फाइब्रोसिस होने लग जाता है। फाइब्रोसिस मतलब धीरे 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 जो आपकी एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन है, जो डक्ट है, वो डैमेज होने लग जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। ठीक है, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर और ब्रोंकियोडायलेटर्स लेकर थोड़े टाइम के लिए हम रिलीफ कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऐसा डिसऑर्डर है, क्रॉनिक है, यानी धीरे 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 डेवलप होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है बच्चों? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है, जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां पे स्टोन को ब्रेक किया जाता है, उससे कुछ बनाया जा रहा है, या डस्ट पार्टिकल के आसपास रह रहे हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस, वो क्या है, ट्रैफिक के आसपास ही खड़ी रहती है और वहां पे डस्ट जाता है, तो उन लोगों में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल अंदर आते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या बनाएंगे, फाइब्रोसिस बना लेंगे। फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रस टिश्यू धीरे 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 इकट्ठा होता रहता है, तो रेस्पिरेशन की रेट आपकी क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी ना, अफेक्ट हो जाएगी ना। और इसमें दो तरीके की डिजीज होती है बच्चों, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है, ऐसे लोग जो सिलिका इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे सिलिका का काम हो रहा है, तो सिलिका धीरे 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 एयर के साथ अंदर जाती है और क्या बना देती है, साइमल्टेनियसली क्या बना देगी, फाइब्रस टिश्यू बना देगी, बंच बना देगी और रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगी। एस्बेस्टोसिस क्या होता है, ऐसे लोग जो एस्बेस्टोस वाली इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ग्लास इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, धीरे धीरे एयर के साथ अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं भाई, फेस मास्क पहनकर। जो भी ट्रैफिक पुलिस हैं आसपास, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि फेस मास्क पहने और तभी काम करें। तो हमने क्या देखा, हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन सी देखी, एस्मा देखा, ब्रोंकाइटिस देखा, एम्फाइसीमा देखा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज देखी। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या क्या देखा, हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को देखा। ठीक है, कि किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं रेस्पिरेशन को। फिर हमने क्या देखा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। तो चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कौन करता है बच्चों, आपका मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यही है ना, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पिरेटरी डिजीज। कौन कौन सी है, अभी मैंने बताई आपको कौन सी है, एज्मा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, डायरिया। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स इन स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज शुड यूज, क्या यूज करना चाहिए उनको, फेस मास्क, फेस मास्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस, एस्थमा एंड एम्फाइसीमा आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हाँ, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, तो आंसर इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को देखा, साथ ही साथ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।